Welcome to Astute Knowledge Academy. I have recently qualified to NET GRL in political science, and I would like to share my strategy with all of you, with all those aspirants who are preparing for UGC NET in political science. As we all know, the syllabus is huge and we need to have a proper strategy to ace the exam. और यही स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज की, आई गेस ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हो। और एज यू ऑल नो कि सिलेबस इतना ह्यूज है, तो एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कवर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो टुडे आई विल शेयर माय स्ट्रेटजी विद यू गाइस, किस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम फेस करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो लास्ट 3-4 इयर्स से जो एग्जाम्स हुए हैं, हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे आज, और वहां से हमें बेसिक आइडिया आएंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। एज यू ऑल नो, यूजीसी अब बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे रही है एग्जाम्स में। फ्रॉम 3-4 ईयर से एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लास्ट 2021 में जो नवंबर में सेशन हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इन द एट द एंड ऑफ द सेशन। बट फर्स्ट 3-4 ईयर्स का जो ट्रेंड चल रहा है उसे देखते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 ईयर से, अगर हम सिलेबस को अगर डिफरेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है पॉलिटिकल थियरी से लेके इंटरनेशनल रिलेशन तक, इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन फर्स्ट पार्ट वी विल टेक पॉलिटिकल थियरी, the basic concepts of political science. After that, after Western political thought, Indian political thought, ठीक है। This section we will divide it into A section, okay। Bifurcate कर रहे हैं हम यहाँ पे सिलेबस को, ताकि समझने में आसानी हो, क्वेश्चंस कहाँ से कितने ज्यादा पूछ रहे हैं उसका एक बेसिक आइडिया हमें आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, वेरियस आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशंस। उसके बाद में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स का अगर ट्रेंड देख रहे हो एग्जाम का, या आपने एनालिसिस किया हो खुद से, तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई जाएगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन 1, ठीक है, पॉलिटिकल थियरी एंड थॉट्स रिलेटेड, ठीक है। अराउंड 58% क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस। तो क्योंकि हर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थियरी में आप अगर स्टडी कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा कंसेप्ट जो है वो सेक्शन ए से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। और ये सिलेबस एक तरह से चेन में डिवाइडेड किया है, ठीक है, चेन में, एक्चुअली सॉरी, लिंक है चेन इन सिलेबस। जैसे कि हम देख रहे हैं पॉलिटिकल थियरी में वी हैव वेरियस अप्रोचेस, ठीक है, एंड वेरियस अप्रोचेस एंड मेथड्स टू स्टडी पॉलिटिकल थियरी, लाइक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। उसके अंदर भी बहुत सारे अप्रोच है, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में बिहेवियरल सिस्टम थ्योरी, विच इज आल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट थ्योरी ऑफ डेविड ईस्टन। तो यही थ्योरीज आपको फिर से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़नी है, और आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही थ्योरी काम आने वाली है आपके। तो अगर आपका सेक्शन 1 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी अगर अच्छी कमांड है, then you can easily ace this exam in your first attempt. As I have myself, I have qualified the exam in first attempt, so I guess कि इतना भी कोई मतलब ये जो मार्केट में हाइप हो रखा है कि एग्जाम क्लियर नहीं होती है, बहुत ही टफ है, इन सारी चीजों को आप छोड़ दो, एक सिंपल स्ट्रेटजी का यूज करिए और स्टडी करिए। चलिए, कमिंग बैक टू दी एनालिसिस, 58% ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पूछा जाता है, वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर डिस्कस करेंगे। अगेन आफ्टर दैट दिस इज द सेक्शन 1, सेक्शन ए ऑफ दिस सिलेबस। अगेन इन नेक्स्ट सेक्शन देयर इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरेटिव से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर हम देखें अराउंड 10% क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके कंपेरेटिव से रिलेटेड ही रहेंगे। इसमें भी वही अप्रोच आते हैं जो कि हमने
पॉलिटिकल थियरी में पढ़े हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, थिंकर्स कुछ नए ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही जैसे कि डेविड ईस्टन की या एलमन एंड पावर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी, वही आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी फिर से पढ़ने को मिलने वाली है, ठीक है। सो 10% क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दी कंपैरेटिव पॉलिटिकल सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन 2 से। उसके बाद वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आप लास्ट 3-4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए तो मोस्टली पार्ट 5 दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के ऊपर आर्टिकल 52, रिसेंटली एग्जाम में आर्टिकल 75 के ऊपर क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर्टिकल 75 इज और व्हाट दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू। तो एज यू ऑल नो, हमने सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही है और यही एक चैप्टर है जिसके ऊपर सबकी बहुत अच्छी कमांड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स की या एस्पिरेंट्स की। सो बेसिकली आर्टिकल 75 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस चीज से रिलेटेड है। एज वी ऑल नो आर्टिकल 75 इज अबाउट पीएम, है ना, दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया shall be appointed by the president of India, and another in clause 75(3) in subclause it is also mentioned that the ministers are responsible for the parliament or Lok Sabha, ठीक है, ministers are collectively responsible for the parliament। तो कुछ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 5 जो है हमारा यूनियन, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन देयर इज ग्राम पंचायत राज सिस्टम और पंचायत राज सिस्टम, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगेन आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक देखिए, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे कि इंडिया ने रिसेंटली किसी कंट्री के साथ अगर कोई टाइप किया है, और करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेके वर्ल्ड पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट इश्यूज या जो भी हॉट इश्यूज रिसेंटली चल रहे हैं न्यूज में, उसी से रिलेटेड आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट यही से आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थियरीज है, जैसे हंस एंड मॉर्गनथाउ का रियलिज्म वाला थियरी। आफ्टर दैट आपका गेम थियरी, सिस्टम थियरी, अगेन ये सारे कुछ थियरीज है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में, उससे रिलेटेड सम बेसिक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, हाउ द गवर्नमेंट वर्क, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एंड अगेन फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया ओनली, रिसेंटली कोई अगर टाइप किया है या गवर्नमेंट ने ट्रीटी साइन की है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इन दिस एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक्स एक्सचेंज के ऊपर, बेका बीसीए के ऊपर, आई गेस 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेका इंडिया ने किस कंट्री के साथ इस ट्रीटी या एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2021 में ही हमारा टाइप हुआ था यूएसए के साथ बेका को रिलेटेड, ठीक है। दैट इज बेसिक्स एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, दैट इज बेका। आगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने अभी देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहेवियरल थियरीज, मेथड्स, अप्रोचेस, वेरिएबल, उसके रिलेटेड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वी आल्सो हैव टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेन का, यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, उसे भी हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि दो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम्स को, या दो स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया गया, ठीक है। दैट इज योर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कमिंग बैक टू नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। रिसेंटली यहाँ पे 9% आप देख सकते हो कि 9% क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द पब्लिक गवर्नेंस पोर्शन। सो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक और फैक्चुअल आपको देखने को मिले, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसेंटली अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी या कोई न्यू लॉ पास किया है, कोई रिसेंट कोई अमेंडमेंट्स होते हैं, या गवर्नमेंट के कोई नए बिल्स आए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था दैट हु इज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है जो हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटिकल थेरीज में हमने देखा है कि पॉलिटिकल थेरीज में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अराउंड 58%। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल थेरी का ही है। थेरी इन द सेंस कि थेरी, पॉलिटिकल थेरी से लेके तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स तक या पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल फिलोसॉफी तक ये सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपका इस सिलेबस के ऊपर कमांड आ जाता है, इस पोर्शन के ऊपर कमांड आ जाता है, तो सामने जितना भी पोर्शन बचा है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरवर्ड और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ये सारा पॉलिटिकल थियरी से ही लिंक है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं हम देखेंगे अभी। पॉलिटिकल थियरी में वेरियस पॉलिटिकल टर्म्स, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस। अगेन फिर रिसेंटली बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी जो पहले के टाइम में लोग स्टडी करते थे कि भाई मगअप कर लेते हैं, पूरा बुक का रट्टा मार लेते हैं और जैसे कि वैसे आंसर आएगा, तो अभी ये स्ट्रैटेजी आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये अभी काम नहीं करने वाली है। क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टडी भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, लॉजिक से स्टडी होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से करना है, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप भी ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करके रखिए और हम साथ में स्टडी करेंगे हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए, पॉलिटिकल थियरी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद दी एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो। प्लेटो प्लेटो का लिटिल बायोग्राफी पढ़ना है हमें। उन्होंने दिए है कुछ थियरीज है, जैसे थियरी ऑफ कम्युनिज्म, थियरी ऑफ जस्टिस उन्होंने दिया था। ठीक है, डेमोक्रेसी के या पॉलिटिकल या गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत सारे थियरी दिए थे, वो भी हमें स्टडी करना है। उसी के साथ साथ एलिगरी ऑफ केव उनका एक थियरी था, उसके बाद में नॉलेज का थियरी था। बहुत सारे थियरीज है जिसे हमें स्टडी करना है। साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो का द रिपब्लिक, द लॉ, द स्टेट्समैन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमें स्टडी करनी है। और इसी पैटर्न में हमें हर एक फिलोसोफर्स का स्टडी करना है कि कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट थियरीज दिए थे, कौन से बुक्स दिए थे। कंटेम्प्रेरी पीरियड में प्लेटो के थियरी ऑफ कम्युनिज्म का या उनकी डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो उन्होंने उनको ओपिनियन दिया था, उसका कंटेम्प्रेरी पीरियड में यानी कि जो रिसेंट पीरियड चल रहा है वहाँ पे किस तरह से यूज किया जाता है, या कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न फिलोसोफर जिन्होंने उन्हें उनके जो थियरीज थे उन्हें एक्सेप्ट किया था, कुछ थिंकर्स ने क्रिटिसाइज किया था, उनके बारे में भी हमें स्टडी करना है यहाँ पे। ओके, तो अगेन उसके बाद में कुछ ट्रेडिशंस है हमारे। रिसेंटली मल्टीकल्चरलिज्म, इकोलॉजिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो सिलेबस में ऐड किया गया है, और ये बहुत ही न्यू ट्रेडिशंस, आइडियोलॉजीज हम कहेंगे इसमें। उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड भीखू पिंगलिका, सॉरी विन पिंगलिका एंड भीखू पारेख, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, भीखू पारेख और विन पिंगलिका किससे रिलेटेड है, मल्टीकल्चरलिज्म से। उन्होंने एक सैलेड बॉल थ्योरी भी दिया था हमें। सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, उनके इंपॉर्टेंट कोट्स, कोट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो रिसेंटली इस बार की माओ जदौंग के कोट के ऊपर क्वेश्चन आया था। आई गेस हॉब्स ने कोट किया था, कोटेशंस, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो सिर्फ एक थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने लिखी हुई फेमस बुक्स के बारे में भी पढ़ना है, फेमस थेरीज के बारे में भी हमें स्टडी करना है यहाँ पे, और कंटेम्प्रेरी पीरियड में कौन से मॉडर्न थिंकर्स है जिन्होंने उनकी थेरीज को एक्सेप्ट किया था या क्रिटिसाइज किया था। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले का तरीका था कि हम जैसे बीए या एमए में स्टडी करते थे कि भाई एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लो और फिर लिखना है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो रटा रटाया ज्ञान बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, तो वो स्ट्रैटेजी ही छोड़ दो। अभी स्टडी जो करनी है आपको लॉजिक से स्टडी करनी है। ठीक है, लॉजिकली स्टडी करनी है, चेन में लिंक करना है पूरे सिलेबस को। बिहेवियरल अगर आप ट्रेडिशन में मॉडर्न में पढ़ने वाले हो, मॉडर्न अप्रोच में, वही आपको कंपेरेटिव में भी पढ़ना है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जब पावर और बिहेवियर का हम स्टडी करेंगे तो वहाँ भी वो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा सिलेबस लिंक है। इवन तो ये दिखता बहुत बड़ा है, सिलेबस ह्यूज है, इट फील्स लाइक कि ये हो नहीं सकती, एग्जाम के लिए इतना सिलेबस कवर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिंक करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है,
कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 75 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगेन पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखो कि वेटेज इम्फेसिस किसके ऊपर दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम इम्फेसिस इज गिवन टू दी पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां से हमें कुछ क्वेश्चंस करने के, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, अगेन स्टेट के स्टेट में हाई कोर्ट, उन सबका हमें स्टडी करना है। रिसेंटली किए गए अमेंडमेंट्स के ऊपर स्टडी करना है, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं फर्स्ट टू अभी लास्ट 124th अमेंडमेंट या 125th अमेंडमेंट तक कौन से अमेंडमेंट कितने इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिसेंटली एग्जाम में अमेंडमेंट नंबर 42 और आई गेस 42 और 44 अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब आए थे या कब किए गए थे, ठीक है। तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिए हैं कुछ जितने मुझे याद आते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे। अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपेरेटिवली हमने देखा लास्ट लाइन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, again pub and comparative politics 10% weightage is given to the pub and 9% to the comparative politics। तो यहाँ पे क्वेश्चन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक मैनेजमेंट थियरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछी भी गई थी। गवर्नेंस किस तरह से चलता है, उसके बाद में ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसे आप पंचायती राज कहते हो, थ्री टायर सिस्टम जो हो गया इंडिया का, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। उसी के साथ साथ कोई आईटीआई एक्ट हो गया आपका, लोकपाल बिल हो गया, ठीक है, लोकायुक्ता हो गए, उससे रिलेटेड जो कि करंट में चलने वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ साथ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत सारी थेरीज है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ कंसेप्ट है और कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस करना होता है। जैसे कि मैंने कहा है आपको कि दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, या आपको कंपेयर किया जाता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में और वैसा स्टडी होता है। तो कुछ एक्ट फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वेलिटी जो हमने लिया है, कहाँ से लिया है राइट टू इक्वेलिटी, ये जो है हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो वहां पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है उसका भी हमें स्टडी करना है। बेसिकली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहां पे ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। These are some questions which I remember. So, few of my students also forwarded me this question जो इस एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट 2021 में, जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि कुछ मुझे याद है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फॉरवर्ड किए हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद हैना अरेंट। हैना अरेंट के ऊपर हैना अरेंट ने बहुत सारे पावर की थ्योरी दी है, हैना अरेंट ने, ठीक है, पावर रिलेटेड बहुत सारे बात किए हैं। हैना अरेंट कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आती है ना, नियो मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती है हैना अरेंट, एंटोनियो ग्राम्सी, ये दोनों, ठीक है। हैना अरेंट यहाँ देख रहे हैं। तो हैना अरेंट ने कुछ बुक्स लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बुक लिखी थी ऑन टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन, ठीक है, ईकमैन, द बैनिटी ऑफ इविल। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था कि सबसे पहले बुक कौन सी लिखी और सबसे लास्ट में एरन ने लिखी गई बुक कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने 1951 में बुक लिखा था ऑन टोटलिटेरियनिज्म। अगेन 1958 में उन्होंने नेक्स्ट बुक लिखा था जिसका नाम था द ह्यूमन कंडीशन, and in 1963 she wrote on revolution or Hickman, the banality of evil, ठीक है। हिकमन ये नाजी पार्टी के ऑफिसर थे, उनके ऊपर जेरूसलम इसराइल में केस स्टडी उन्होंने किया था, है ना, उसके ऊपर उन्होंने ये जो है बुक लिखी है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, आप अगर पढ़ना चाहो ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी, पढ़िए, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन इसी तरह से प्लेटो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में अपनी बोल दिया स्लाइड में कि प्लेटो ने बहुत सारी बुक्स एंड थ्योरीज दिए हैं। तो कुछ उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉ, ये तीन बुक्स इन्होंने लिखी थी। अगर इनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें लगाना हो तो सबसे पहले बुक कौन सी लिखी थी उन्होंने, द रिपब्लिक, उसके बाद में इन्होंने लिखी थी द स्टेट्समैन एंड द लास्ट वन इज द लॉ, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन हमें सिर्फ
पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो उनका वर्क था उसी के ऊपर एम्फेसिस करना, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए इमिली, एमिली की बुक किसने लिखा था? ठीक है, एमिली थेरीज और सॉरी थेरीज बोलो, ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। एमिली ने ये एमिली नाम की जो बुक थी वो थी ट्रीटीज की, एजुकेशन के लिए बनाए गए कुछ ट्रीटी होनी चाहिए एजुकेशन रिलेटेड। ये बुक लिखी थी जीन जैकिस रूसो ने। ठीक है, और इस बुक के लिए अगर आप जीन जैकिस रूसो की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सिंगल बुक की वजह से उनको बहुत सारा अवार्ड्स मिला था। उस टाइम जब उन्होंने ये एक ऐसे टाइप बुक लिखी, जिन्होंने ऐसे लिया था, एक पार्टिसिपेट किया था पब्लिक ऐसे कंपटीशन में, वहाँ पे उन्होंने इमीडिएट उनका जो बुक है या एक ऐसे है जो कि रिलेटेड है ट्रीटीज ऑन एजुकेशन से, उनको अवार्ड भी मिले थे। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कुछ इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बुक्स को लगाना, इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, सिर्फ मगज नहीं करना है सिलेबस को, लेकिन पूरी तरह से लॉजिकली स्टडी करना है। और जब भी आप स्टडी करोगे या अपने नोट्स बना रहे हो तो आप उसके साथ डेट मेंशन करना अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले के जो एग्जाम होते थे हम डेट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अभी जिस तरह से एग्जाम एवरी ईयर इट्स गेटिंग टफर एंड टफर, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच एग्जाम। तो उसी तरह से स्टडी भी होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द आर्ट ऑफ वॉर। अब ये जो बुक है के ऊपर क्वेश्चन है किसने लिखी है? सुन त्सू ताओ ने लिखी है। उसके बाद में मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली ने भी सेम बुक लिखी थी। उन्होंने दूसरी बुक भी लिखी थी, निको मैकियन द सॉरी द प्रिंस नाम की उन्होंने एक बुक लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ऐसे कौन से थिंकर है जिनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता है? ऐसे कौन से एंशिएंट फिलोसोफर है जिनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता है? और उनको ये नाम किसने दिया है? प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर आंसर दे देना मुझे। ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर बुक लिखी थी सुन त्सू ताओ ने, और मैकियावेली ने ये बुक लिखी थी। ऑप्शन में दोनों में से एक नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, आइदर आपको मैकियावेली मिलेगा और सुन त्सू के बारे में आपको ऑप्शन नाम जरूर मिलेगा। द आर्ट ऑफ वॉर बुक लिखी थी, और ये क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ था, लास्ट एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आया था पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये कंसेप्ट किसने दिया है? सुसान मोलर ओकिंग, फेमिनिस्ट थिंकर थी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। उनकी एक बुक थी जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जस्टिस, जेंडर, फैमिली ये बुक किसने लिखी गई है? हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? द ऑथर इज सुसान मोलर ओकिंग, फेमिनिस्ट थिंकर है। पर्सनल इज पॉलिटिकल उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने उस बुक में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आया था फ्रांस फैनन के ऊपर, द ब्रेकेट ऑफ अर्थ, द डाइंग कॉलोनिज्म, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, ऐसे कुछ व्हाइट मासेस, सॉरी। ये जो बुक लिखी है फ्रांस फैनन ने लिखी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। इन्होंने जो ब्लैक रिवोल्यूशन आया था यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में, वो फ्रांस फैनन की वजह से आया था। उनकी बुक्स, उनके थॉट्स की वजह से आया था। जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है कंट्रीज में, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कास्ट रिलीजन से लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वैसे ही कलर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हम कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी थी, फ्रांस फैनन। ठीक है, तो उन्होंने लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक थी द ब्लैक स्किन व्हाइट मासेस, जो कि आई थी 1952 में। आफ्टर दैट उनकी एक नेक्स्ट बुक आई थी द ब्रेकेट ऑफ अर्थ, जो कि पब्लिश हुई थी 1961 में। और उसके पहले द डाइंग कॉलोनिज्म आया था 1959 में। ये तीनों बुक किससे एसोसिएटेड है? कौन है ऑथर इसके? फ्रांस फैनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच थिंकिंग का इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ठीक है, विद व्हाट बोल सकते हो, या कौन से थ्योरी, कौन से कंसेप्ट, कौन से आइडियोलॉजी से रिलेटेड है विच थिंकिंग का? तो मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, सैलेड बॉल थ्योरी इन्होंने दिया था। उसके बाद में दीपू पारेख, ठीक है, एक इंडियन ओरिजिन, वेस्टर्न फिलोसोफर एक्चुअली वो, बट इंडियन ओरिजिन है। उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर बहुत सारी थ्योरी दी थी। डाइवर्सिटी का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कल्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इथनिसिटी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है हम मल्टीकल्चरलिज्म में पढ़ेंगे। और ये बुक, सॉरी बुक बोल रहा हूँ, कौन एसोसिएटेड है मल्टीकल्चरलिज्म से?
विल किमलिका मेन पॉइंटर एडवोकेट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, सेकंड वन इज भी कुपारे। ठीक है, नेक्स्ट आया था डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी से। ठीक है, क्वेश्चन आया था सिस्टम थ्योरी। डेविड ईस्टन पिछले 3-4 सालों से फेवरेट फिलोसोफर बन चुके हैं, जो भी एग्जाम निकाल रहे हैं उनकी। ठीक है, यूजीसी के फेवरेट फिलोसोफर बन चुके हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डेविड ईस्टन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल इनकी थ्योरीज भी हैं जो कि हम सिलेबस में पढ़ते हैं। सिस्टम थ्योरी उन्होंने दी थी। सिस्टम थ्योरी को ही कहा जाता है इनपुट आउटपुट थ्योरी या इनपुट आउटपुट अप्रोच। ठीक है, तो ये किसने दिया था? डेविड ईस्टन ने। अगेन पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो कंसेप्ट है हमारा, जो कि मॉडर्नाइज बिहेवियरलिज्म का अपडेटेड वर्जन है पोस्ट बिहेवियरिज्म, वो भी डेविड ईस्टन ने दिए थे। कुछ 8 उन्होंने इंटीग्रेशन रेगुलेशन ऐसे एलिमेंट्स दिए थे जो कि इंपॉर्टेंट है बिहेवियरिज्म के लिए। ठीक है, अगेन नेक्स्ट बुक आया था मैनेजमेंट थ्योरी से। ये बुक लिखा था मैनेजमेंट थ्योरी वाला मैरी पापर फॉलिएट ने। ठीक है, तो मैनेजमेंट थ्योरी अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है यहाँ पे, मैनेजमेंट थ्योरी अप्रोच। ठीक है, तो according to Mary Parker Collier, she believed that management is the art of getting work done through people, right? And she was also a bridge between the classical approach and behavioral approach. बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर थी। ठीक है, इनको मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, मैरी पापर कोलियट को मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये थ्योरी है जो कि हमें पबैड में पढ़ने को मिलेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इस थ्योरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। अगेन ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पढ़ने को मिलेगी। ये जो थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये किसने दी थी? चेस्टर बर्नार्ड ने, जिसे आप जोन ऑफ इंडिफरेंस भी कहते हो। इन्होंने ही जोन ऑफ इंडिफरेंस वाली थ्योरी भी दी थी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी दी थी। किसने? चेस्टर बर्नार्ड ने दी थी। थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा इस स्लाइड को, बिकॉज मैंने ये सब बोर्ड पे लिखा था और इतना सारा मुझे छोटा छोटा वर्ड्स निकालना पड़ा उसके लिए। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपको थोड़ा सा इसके लिए जूम करके इसे जरूर देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया था द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म। इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म की बात देखिए, हमें पता है देयर आर थ्री वेव्स, तीन वेव्स आए थे फेमिनिज्म के। फर्स्ट वेव आया था, उसके बाद में सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। द फर्स्ट वेव इज एसोसिएटेड विद द लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, लिबरल फेमिनिस्ट में अगर आपको नाम में बताओ तो मैरी वुllstonecraft, हु इज आल्सो नोन एज द मदर ऑफ फेमिनिज्म। मैरी वुllstonecraft वो थिंकर एसोसिएटेड है लिबरल फेमिनिज्म फेमिनिज्म से। सेकंड वेव जो आई थी उसे हम कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म। यहाँ पे भी बहुत सारे आपको फीमेल या फेमिनिस्ट थिंकर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। लिबरल फेमिनिज्म में आपको जेएस मिल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जेएस मिल ने भी बहुत कुछ बताया था फेमिनिज्म के ऊपर। और लास्ट जो वेव आई थी जो कि आज के रिसेंट पीरियड कंटेम्प्रेरी पीरियड में चल रही है, इसे हम कहते हैं इको फेमिनिज्म। ठीक है, इको फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। कोई लिबरल स्कूल है, उसके बाद में मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, वो भी बहुत कुछ उनका ओपिनियन देते हैं फेमिनिज्म के बारे में या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो वो सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बुक लिखा था इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये किसने बताया है ये कॉन्सेप्ट? मैकफर्सन ने। उनका एक बुक था द थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। एक बुक जो कि मैकफर्सन द्वारा लिखी गई है, द थ्योरी द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 1962 में ये बुक लिखी गई थी बाय मैकफर्सन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखें। उसके बाद में जो एक क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमने अभी डिस्कस किया था रिसेंटली, फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? F.W. Riggs। ठीक है, he is known as the father of comparative public administration। ठीक है, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर दूसरे हैं, यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर इनको कहा जाता है F.W. Riggs। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल रिलेशंस
से बेकार। जो मैंने आपको कहा बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ है। उसके बाद 2019 में आई गेस और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, इसे कहा जाता है GARR, गार्ड एग्रीमेंट, ठीक है। ये भी एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में ही साइन हुआ था और अभी भी ये ट्रीटी बनी है डेका इंडिया एंड यूएसए के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमें बिम्स्टेक मेंबर से, ठीक है। बिम्स्टेक में कितने मेंबर है टोटल? 7 मेंबर है। तो ऑप्शंस में आपको मेंबर कंट्रीज के नाम दिए गए थे कि कौन से कंट्रीज, कौन से स्टेट इसके मेंबर्स है, कौन से कंट्रीज एसोसिएटेड है बिम्स्टेक से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देखिए इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार एंड नेपाल। दीज आर 7 countries which are part or a member state of बिम्स्टेक, ठीक है। एक आपका सार्क की है, SAARC, सार्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें भी इंडिया आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, पाकिस्तान है उसमें, ठीक है। अफगानिस्तान भी रिसेंटली वहाँ उसमें ऐड किया गया है सार्क कंट्रीज में। तो ये सारे जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में एनवायरमेंट रिलेटेड न्यू बने हुए प्रोटोकॉल्स, न्यू एग्रीमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो करंट अफेयर रिलेटेड भी आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसको भी आपको स्टडी करना है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर 1 जो होता है यूजीसी नेट का, वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्टेट सबसे पहले बना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट देखेंगे, बहुत सारे कमीशन थी, जेबीपी कमेटी थी और ऐसे बहुत सारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ चुके हैं इंडिया में, जिनकी वजह से अलग अलग स्टेट्स जो है उनको इंडिपेंडेंट न्यू स्टेट्स बने हैं। रिसेंटली 2014 में तेलंगाना बना था। आप सबको ये तेलंगाना जरूर पता होगा। कंफ्यूजन आपको हो सकता है हरियाणा और यूपी के बीच में, ठीक है। तो हरियाणा 1966 में बना था, उत्तराखंड जो है आपका वो 2000 में बना था। अगेन बिहार को कट करके वहां से झारखंड बनाया गया था, वो बना था 2000 में, और लास्ट 2014 में बना था आपका तेलंगाना, जो कि न्यू स्टेट बनाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और कितनी स्टेट हैं, ठीक है। तो पहले जब 2019 में या 2000 जब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड निकाल दिया गया, आर्टिकल 370 उसका स्टेटहुड निकाल दिया गया, तो वो अभी 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका बन चुका है लद्दाख। लद्दाख से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो भी देखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था मैकमोहन लाइन के ऊपर। मैकमोहन लाइन कौन से 2 कंट्रीज के बीच में दी गई है, ठीक है। बहुत सारे लाइन थे ये, मतलब ये जो लाइन थे ब्रिटिश पीरियड्स में ये लाइन दिए गए हैं ताकि कंट्री का अपना एक सेपरेट बाउंड्री हम इंडिपेंडेंट बाउंड्री बना सके कि इतना हमारा एरिया है। तो वैसे ही मैकमोहन लाइन बना था इंडिया और तिब्बत के बीच में। मोस्टली जो मैकमोहन लाइन है, अगर क्वेश्चन और अगर डायनामिक करके ये पूछे कि कौन से स्टेट से जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, तिब्बत जैसे आप कहते हो तिब्बत, उसके बीच में ये लाइन है जिसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। उसके बाद में और बहुत सारी लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, जैसे कि ड्यूरन लाइन हो गया इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में। उसी के साथ रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन जो है वो 1947 में बनाई गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है उसे भी रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता है। अगेन आर्टिकल 75 के ऊपर क्वेश्चन था कि किस चीज से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लॉज 175 क्लॉज 1 में आपको यह आएगा। क्लॉज 3 में जो ये दिया है कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। ये एक है इसका क्लॉज 3। अगर ये 2 ऑप्शन आपको दिखाई दिए होंगे तो अगर दोनों भी है तो दोनों भी करेक्ट है, या सिर्फ सीएम से रिलेटेड है वो भी करेक्ट है, या सिर्फ मेंबर्स से रिलेटेड है वो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में आया था अमेंडमेंट्स के ऊपर कि कौन सी अमेंडमेंट पहले आई थी या कब आई थी। तो 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था। 42nd अमेंडमेंट
अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इस सिंगल अमेंडमेंट को द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चीजों में यहाँ पे चेंजेस आए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए थे, बहुत सारे निकाले थे, कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे इसमें। ठीक है, तो ये आया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट, और 44th अमेंडमेंट आया था उसके 2 साल बाद, दैट इज 1978 में। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद में एक कोट आया था थॉमस हॉब्स का, दैट मैन आर ड्रिवन बाय अ पॉलिटिकल एंड अ रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर दी पावर। तो थॉमस हॉब्स जो कि बहुत ही फेमस है, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए 3 लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किया था, जॉन लॉक, जी जैकिस रूसो और थॉमस हॉब्स ने। तो थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिटिल डिफरेंट है, उनका स्टेट ऑफ नेचर डिफरेंट है, और जॉन लॉक और हॉब्स का, सॉरी, जॉन लॉक और रूसो का थोड़ा सिमिलर है, ये उनका ओपिनियन सिमिलर था ह्यूमन बींग्स के नेचर को लेके या स्टेट ऑफ नेचर को लेके। वहीं पे थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ह्यूमंस आर ब्रूटल, सेल्फिश एंड नास्टी। तो उन्होंने जो नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट थे वो मानते नहीं थे, तो उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। जब हम थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे, और उनकी एक फेमस बुक भी थी रिवायतन, उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आता है माओ जेडोंग। ठीक है, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म चाइना में लाने वाले कम्युनिज्म के चाइनीज फादर इन्हें कहा जाता है माओ जेडोंग को। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पॉलिटिकल पावर ग्रोथ आउट ऑफ दी बैरल ऑफ गन। ठीक है, मार्क्स मार्क्सिज्म से ही आया है सोशलिज्म, सोशलिज्म से कम्युनिज्म। ठीक है, और माओ जेडोंग पॉइनर थे कम्युनिज्म के, चाइना में उनके वजह से कम्युनिज्म आया है, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, पावर पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ दी बैरल ऑफ गन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे और कुछ मुझे याद है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट में आप दे दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट वाला, अगर शिफ्ट वाइज देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट पिछले 2019 से ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, और दोनों 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट वालों पे मेहरबान होता ही है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर एज कम्पेयर टू सेकंड शिफ्ट थोड़ा इजी था, मैं कहूँगा ये। और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए एग्जाम थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन थे, मैच द पेयर, उसके बारे में, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आया था थिंकर्स के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शिफ्ट वन वालों का एडवांटेज मिला है, उसी की वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है एक्सपेक्टेड टू लास्ट ईयर। और इस साल अगर आप, अगर मैं बताऊँ एनालिसिस करके, अगर लास्ट 3-4 ईयर से जो कट ऑफ चल रहा है, तो आई गेस 64+% फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 67 to 70% तक JRF के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, इसका आंसर के लिए आया नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो कमेंट में दे दीजिए, एंड आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको विल स्टार्ट विद दी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये सीरीज चलेगा, सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई क्वेश्चन है, कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll meet soon in our next lecture. Have a good day. Bye all.